तो आइए आज हम लोग समझते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी है उसकी क्या क्या खासियत है। क्लास 9th का हम लोग यहाँ पर एसएसटी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 यहाँ पर चल रहा है और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट क्लास हमने देखा था कि डेमोक्रेसी होता क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होता क्या है। ये डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म है का गवर्नमेंट है जहां पर इलेक्टेड पीपल क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो इसी को समझ रहे थे कि इलेक्टेड पीपल कितने तरह का होता है। जैसे कि म्यांमार की गवर्नमेंट के बारे में हमने समझा था, फिर वहां पर चिली गवर्नमेंट के बारे में, सऊदी अरब गवर्नमेंट के बारे में दिया था और ये बताया गया था कि कितने तरह की यहाँ पर कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रही है, कितना मिसलीडिंग डिफिनेशन है ये। तो अब इस डिफिनेशन को हम लोग बारीकी से समझते हैं और यहाँ पर फीचर्स निकालते हैं। कई बड़े कंट्री का एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप डेमोक्रेसी के डिफाइन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज द रूलर्स। तो यहाँ पर रूलर्स का क्या मतलब है, ठीक है। रूलर्स आप किसको बोल रहे हैं इस डिफिनेशन में, ये समझना जरूरी है। कह रहे हैं कि कौन से ऑफिशियल्स है जो इलेक्टेड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट में रहेगा, किसी गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी कहलाएगा, ठीक है। ये कहेगा कि डेमोक्रेटिक है। कह रहे हैं कि व्हिच डिसीजन मे बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स। अब देखिए डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग इलेक्टेड ही होते हैं, कुछ ऐसे भी है जो नॉन इलेक्टेड है। जैसे अपने यहाँ देख लीजिए इलेक्टेड कौन है, अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो जितने सारे हमारे एमएलए हैं जैसे कि विधायक जी, ठीक है, और एमपी है सांसद महोदय, ये लोग इलेक्टेड होते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है ये भी होते हैं आपको। हालांकि ये ऐसा है कि वो नहीं भी हो सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में, तो ये इलेक्शन भी एक मेजर है कि यहाँ पर है कि इश्यू है कि कितने तरह का इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी काम है जैसे कि आईएएस ऑफिसर है, जो एम्प्लॉय है, ये आपको इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, ये कंपटीशन के थ्रू जाते हैं। तो किसका क्या काम है यहाँ पर ये समझना जरूरी है। फिर कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कह रहा है कि अब किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। ऐसा होता नहीं कुछ लोग मिलकर आप चुन ले रहे हैं एक राजा को, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो है व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन इन द कंसिडर डेमोक्रेटिक। अब कह रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए जो फुलफिल करता है किसी इलेक्शन के लिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि द पीपल, देखिए एक वर्ड था ना यहाँ पे, ये वर्ड है रूलर्स, का क्या मतलब हुआ, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। फिर कह रहा है कि आप इलेक्टेड का, इलेक्शन का क्या मतलब समझते हैं, कौन कौन लोग इलेक्ट हो सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया है कि द पीपल से आपका क्या मतलब है, कि कौन से पीपल है जिनके द्वारा सिलेक्टेड होगा, ठीक है। क्या ये एवरेज सिटीजन होगा, यानी इक्वल बेसिस पर उनके वोट का वैल्यू होगा, जैसे कि अभी है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है इंडिया में हमारे यहाँ कि सभी के वोट की वैल्यू बराबर है, बट क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी सवाल यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं कि कौन कौन होगा इस डिफिनेशन में। आगे कह रहा है कि फाइनली इन तीन वर्ड को जानने के बाद व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, किस तरह का जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो डेमोक्रेसी कहलाएगा, ठीक है। एंड वांट इन डेमोक्रेसी, या फिर डेमोक्रेसी में चाहिए कैसा गवर्नमेंट चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। कहने को तो चाइना भी कहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट कई बार ये इश्यूज आते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर एक ही जो पार्टी है उनकी आपकी सरकार होती है वहां पर। तो ये चीज आपका क्या है समझने में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये पढ़ने के बाद सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कुछ जो फंक्शन होते हैं, कार्य प्रणाली होते हैं, उसमें कुछ लिमिट लगाया जाए। इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी में जो हमारे सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके सभी अधिकारों को रिस्पेक्ट किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब ये जितने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग पावर आपका जनरेट होगा। एक बार जनरेट हो जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म तक चलेगा, चीजों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कुछ कुछ ऐसे जो इलेक्टेड लीडर्स हमारे यहाँ हुए, ठीक है, या फिर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हुए जिन्होंने कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में अगर आप इलेक्टेड लीडर्स के बारे में बोलेंगे तो जितनी सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे बोल सकते हैं बांग्लादेश बना था 1971 में, एक बहुत बड़ा डिसीजन था वहां पर जो हमारी प्रेसिडेंट थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ऐसे ही जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 370 और 35A का जो डिसीजन लिया गया, एक बड़ा डिसीजन है। तो ये डिसीजन जो है कई बार
लेते रहते हैं। जैसे कि हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि जब इमरजेंसी लगा था, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था और आज तक इसका जो केस है वो चल रहा है। तो अब यहाँ पर एक पाकिस्तान का डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के मिलिट्री में थे, ठीक है, जनरल रैंक के पदाधिकारी थे, यानी कि बहुत ऊपर रैंक का बोल सकते हैं। जो ये कह रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री ग्रुप इन अक्टूबर 1999, ये अक्टूबर 1999 की घटना है। एक मिलिट्री ग्रुप को जो है वो हेड कर रहे थे। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या किया कि चूंकि मिलिट्री इसके हाथ में थी, तो 1999 में क्या किया कि जो वहां के इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको फेंक दिया, ठीक है, उसकी बात को नहीं माना और खुद को जो है बोल सकते हैं कि वहां का जो शहंशाह है, ठीक है, वहां का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये घोषित कर दिया। कौन? परवेज मुशर्रफ, ठीक है। आपका लेटर जब ये घोषित कर दिया तब ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अब कह रहा है कि जब चेंज कर दिया और खुद का जो डिजिग्नेशन है, पहले कहा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री का, फिर कहा कि वो प्रेसिडेंट है और उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। और 2002 में एक रेफरेंडम लाया गया कंट्री में दैट गारंटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। अब ये 1999 में किया गया, तब तक के लिए तो रहा। और 2002 में क्या किया गया, एक रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक है, मतलब लोगों से पूछा जाए और ये उसको गारंट करता था कि 5 साल और ये रह सकता है। तो ऐसा काम किया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, ठीक है। तो क्या आप इनको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ठीक है, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो पाकिस्तान की मीडिया थी, ठीक है, जैसे आजकल इंडिया में मीडिया है वैसे पाकिस्तान में भी मीडिया थी उस समय। यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है, मानव अधिकारों का जो देखरेख करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट है, ठीक है, जो मतलब लोकतंत्र के प्रति जो है सजग रहते हैं, ये लोग क्या किए कि इन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम है ना, ये रेफरेंडम पूरी तरीका से आप यहाँ पर देखेंगे माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड था। ये एक धोखा है, ये एक मतलब माल प्रैक्टिस का मतलब होता है ये कि जो घूस वगैरह इधर उधर करके जैसे तैसे करके, ठीक है, ये रेफरेंडम करवाया गया था। तो कहा कि ये तो गलत है। कह रहा है कि अगस्त में क्या हुआ कि 2002 में ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और 2002 में ही क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क जो है ऑर्डर घोषित कर दिया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के। तो देखिए कैसे कैसे कहानी चल रही है इस पूरी दुनिया में इस डेमोक्रेसी को समझने के लिए कि जो डेमोक्रेटिक है उनको हटा दिया जाता है एक आर्मी चीफ के द्वारा, जनरल के द्वारा, और खुद को वहां का बोल दिया जाता है कि ये हम जो है चीफ है यहाँ के। फिर कुछ दिनों बाद रेफरेंडम करवाया जाता है, 2-3 साल बाद, और फिर वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया जाता है। फिर वहां की मीडिया कहती है कि ये फ्रॉड है, ये माल प्रैक्टिस है, मतलब जैसे तैसे करके बना हुआ है। अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया जाता है और ये अमेंड करता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, पाकिस्तान के संविधान को ये अमेंड करता है। और इसके अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे ये कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या था कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली। देखिए हमारे यहाँ जैसे स्टेट होते हैं, पहले प्रोविंस हुआ करते थे, ठीक है, वहां पर भी प्रोविंस होते हैं। तो ये ऑर्डर निकाला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो जो राष्ट्रीय और जो प्रोविंशियल असेंबली है इसको ये डिसमिस कर सकता है, मतलब हटा सकता है। मतलब क्या है कि आप कुछ करने जाओ, यहाँ पर नाम के तो है, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज है, बट उसको चाहे तो डिसमिस कर सकता है। मतलब फुल्ली का फुल्ली पावर किसके पास चला गया? प्रेसिडेंट के पास। और ये प्रेसिडेंट कहाँ से आए थे? ये आए थे आर्मी से निकल के। मतलब इनडायरेक्टली ये पावर किसके पास है? आर्मी के पास है। कहने को तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये लिखा जाता है। अब कह रहे थे वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और कह रहा है कि जो सिविलियन है, ठीक है, उनका जो कैबिनेट है वो सुपरवाइज किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, और ये डोमिनेटेड होगा मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये चीज लाया गया, मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तो करेगा लेकिन इसमें सिर्फ कौन होंगे? मिलिट्री के ऑफिसर्स होंगे यहाँ पर ज्यादा लोग। तो फाइनली बात क्या हो गया कि मिलिट्री यहाँ पर शासन करेगी, इसीलिए ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री शासन करती है, ठीक है। अब ये कहा गया कि आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वेयर हेल्ड इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और जब ये लॉ पास हो गया तब इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब इलेक्शन में क्या हुआ ये देखिए। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, ठीक है, हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, ठीक है। अब इलेक्शन हुआ, जो इलेक्टेड ये थे आपको नेशनल और प्रोविंशियल थे वो पावर में आए, बट द फाइनल पावर टेस्टेड विथ रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन जो अल्टीमेट पावर था, ये सब तो मात्र कठपुतलियां आप बोल सकते हैं, जो पावर था वो रह गया परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर
ये कह रहा है। इतना चीज आप समझने के बाद आपको समझ में आया होगा किस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बनाया गया था उस समय, ठीक है। अब ये कह रहा है क्लियरली, ये यहाँ पर साफ है कि देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर कई सारे ऐसे वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जब परवेज मुशर्रफ के अंदर था तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता था। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि रूलर जो है पाकिस्तान में वो इलेक्टेड नहीं था, ठीक है। देखिए इलेक्टेड था बट वहां पर क्या था कि वो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं था, यानी कि जनता का शासन नहीं था, मिलिट्री का शासन था। अब नोट क्वाइट, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब कह रहा है कि पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबली बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रियली द रूलर्स। लेकिन वो जो इलेक्टेड थे वो वास्तव में रूलर्स नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर्स एंड विद द जनरल परवेज मुशर्रफ। इसी की बात कर रही है कि ये जो आपको प्रोविंस में थे और या फिर जो नेशनल में जो लोग इलेक्ट होके आए थे वो तो नाम मात्र के थे, बट फाइनल पावर जो था वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही बच गया था। एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इसमें से कोई भी जो है पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं था। किसके बारे में कह रहा है? ये जनरल परवेज मुशर्रफ और जो आर्मी ऑफिशियल्स है इनके बारे में कह रहा है कि ये लोग तो पीपल के द्वारा इलेक्टेड है नहीं बट इनके पास पावर चला गया है। तो दिस हैपेन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। कह रहे कि ये बहुत सारे तानाशाही, डिक्टेटरशिप और मोनार्ची जो राजशाही है उसमें होता आया है, तो ये कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। अभी आप एग्जांपल्स देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारे जो कंट्री है वो इस तरह के काम करते रहते हैं। तो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। कह रहा है कि देखिए उनके पास तो इलेक्टेड पार्लियामेंट था, गवर्नमेंट भी था, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। लेकिन रियल पावर उसी के पास था जो इलेक्टेड नहीं था। तो आप ये बताओ, आप लोग बताओ कि क्या एक डेमोक्रेसी हुआ? क्या ये परवेज मुशर्रफ की काली करतूत नहीं कही जाएगी कि उन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हुए ये सारे काम किया था? और ये एग्जाम्पल अपने पड़ोसी मुल्क और जो पाकिस्तान है उसके जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी थी, उसको अध्ययन करने से, स्टडी करने से ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन अ फ्यू कंट्री, कुछ ऐसे कंट्री है, द रियल पावर वाज नॉट सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। अब बहुत सारे ऐसे कंट्री है, ठीक है, जहां पर क्या है कि जो रियल पावर है वो इलेक्टेड के पास होता नहीं है, ये मात्र नाम मात्र की कठपुतलियां होती है, तो उनको आप पीपल का ये नहीं कह सकते हैं। अब कह रहा है कि दिस गिव अस द फर्स्ट फ्यूचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब कह रहा है कि ये जो पहला फीचर यहां से निकल के आता है, जब ये प्रॉब्लम हुआ तो कह रहा है कि देखिए डेमोक्रेसी में ये जो डिफिनेशन था वो सही था, लेकिन डेमोक्रेसी का पहला फीचर है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड में ही होना चाहिए, पर्सन में, ना कि किसी और में। इसीलिए हमारे प्यारे भारत देश में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? जो संसदीय दल का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका आपको लीडर होता है, यानी कि सभी सांसद को मिलकर चुनाव करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्टेड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें है। तो ये आपका पहला था, ये आप डेमोक्रेसी का आपका फीचर्स, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखिए यहाँ पर जिस माल प्रैक्टिस और फ्रॉड की बात कर रहा था कि ठीक है आपने रेफरेंडम तो करवाया लेकिन इसमें फ्रॉड हो गई, ठीक है, धोखा हो गया कि आपने क्या क्या बूथ कैप्चरिंग कर लिया, बहुत सारी चीजें होती है, पैसा देकर आपने ये कर लिया, जैसे तैसे करके आपने कुछ किसी को खरीद के ये सब करवा लिया, ठीक है, आपने ईवीएम हैकिंग कर लिया, ये सब आजकल चलता है इंडिया में, लोग बैलेट पेपर से मांग करते हैं। तो ये बहुत सारी एक डिफरेंट टाइप का एक इश्यू है जो यहाँ पर आते रहते हैं। तो कह रहा है कि देखिए फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए आपके यहाँ। अगर फ्री नहीं होगा, लोग डरे हुए रहेंगे कि भाई इसको वोट नहीं दोगे तो ये मार देगा, तो भी गलत है। तो अब कैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर सच्ची डेमोक्रेसी है? फिर फेयर नहीं होगा, मतलब फेयर का मतलब सही तरीके से नहीं होगा। अब किसी के पास ज्यादा ऑप्शन है, किसी के पास कम है, ठीक है, तो ये फिर इलेक्शन का सही तरीका नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसी चीज का यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान से हम लोग जो एग्जाम्पल है उसे ये चीज समझे कि वहां पर किस तरीका से डेमोक्रेसी का मजाक बनाया गया था, कि वहां पर कहने को तो पीपल के द्वारा इलेक्टेड है लेकिन पावर कहीं ना कहीं आर्मी के हाथ में था। अब फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की बात हम समझते हैं यहाँ पर चाइना के एग्जाम्पल से, ठीक है। कह रहा है कि इन चाइना, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कर देखिए
चाइना में क्या होता है ना कि इलेक्शन होता है प्रत्येक 5 साल पर, जो कंट्री के पार्लियामेंट है उसको चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब करेक्ट कॉल्ड क्विंगो रेनविन डायाब्यो, ठीक है ना, दाहुई, ठीक है, ये कहा जाता है आपको, इस तरह से चाइना में है, ठीक है ये चीज। अब कह रहा है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए यहां पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ठीक है, ये एनपीसी, ठीक है, ये एक पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको अपॉइंट करने के लिए, किसको, प्रेसिडेंट को। मतलब ये जो है ना डायरेक्ट जनता के हाथ में नहीं दिया गया, कहा कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट को ये करेंगे। अब आगे देखते हैं, पूरा खेला बेला यहां पर समझ में आ जाएगा कि क्या बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब यहां पर कह रहा है, देखिए इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, ठीक है। अब कह रहा है कि पूरे चाइना से 3000 लोग जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं, और कह रहा है कि सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब सारे के सारे ऐसे नहीं है जो जनरल पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, समझिएगा। अब कह रहे हैं कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये कह रहा है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले उस इंसान को जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे क्या करना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, आपका परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, जो अभी फिलहाल है चाइना में। अब कह रहे हैं कि ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टी एलिक्ट टू इट वेर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 3। अब कहते हैं कि 2002 और 2003 में जो इलेक्शन हुआ था इसमें सिर्फ वही भाग ले सकते थे प्रेसिडेंट के लिए जो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हो या इसके जो एलाइड है 8 स्मॉलर छोटी छोटी पार्टियां जो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वही कंटेस्ट किया था यहाँ पर इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए। अब ये ठीक है, मतलब कोई नहीं कर सकता है। और कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और ये भी कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अब जब गवर्नमेंट क्लियर है कि इसी पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा तो फिर काहेगा यहाँ पर लोकतंत्र, कि यहाँ पर तो सभी लोग, तो सबके पास तो इक्वल राइट हुए ही नहीं कि वो भी गवर्नमेंट में जा सकता है। खैर देखते हैं आगे, ये तो एक घटना था जो चाइना का था, ठीक है, इस घटना का क्या कंक्लूजन है आगे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन, ठीक है, आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। The country has never been under a military or dictatorship but until 2000 ये कह रहा है, देखिए तो यहां पर कह रहा है कि देखिए मैक्सिको का एग्जांपल दिया गया है जो आपके जो एक अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है मैक्सिको। ये कह रहा है कि देखिए ये होल्ड करता है इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, और अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। ये तो चाइना का एग्जांपल था, ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा है। अब मैक्सिको का कह रहा है यहाँ तो प्रेसिडेंट होता है 6 साल पे। द कंट्री हैड नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर, कहा है कि देखिए यहाँ की जो मैक्सिको है ये कभी जो है आज तक मिलिट्री के पावर के अंदर नहीं रहा है, ना ही तानाशाही वहां पर हुआ है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय, कह रहा है कि लेकिन 2000 ईस्वी से लेकर अब तक जो इलेक्शन है वो वहां की जो एक पार्टी है पीआरआई यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसी के द्वारा जीता गया है। 20 साल से वही सिर्फ सत्ता में है। कह रहा है कि अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी भी ये इलेक्शन में भाग लेती है बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाती है वहां पर, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए कि 20 साल से लगातार बने हुआ है, अपोजिशन तो लेती है लेकिन जीत नहीं पाती है। अब आगे कह रहा है कि द पीआरआई वाज known to use many dirty tricks to win election। कह रहा है कि देखिए ये जो पीआरएन है ना, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है जो मैक्सिको की, ये कह रहा है कि हमेशा जो गंदी राजनीति है जिसको आप डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे कहते हैं उसका इस्तेमाल करता है इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए होता क्या है, जिनके पास सत्ता होता है, जो सरकार में होते हैं, उनके पास सारे तंत्र होते हैं, ठीक है, तो वे यूज करते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि मैक्सिको का कहने को तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बट यहां पर क्या करती है ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है पीआरआई है, जो पार्टी गवर्नमेंट में है, वो डर्टी पॉलिटिक्स यहां पर खेलती नजर आती है। अब कह रहा है कि ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस हैड टू अटेंड दिस पार्टी मीटिंग। कह रहा है कि देखिए जितने सारे जो है ना जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो पार्टी मीटिंग कहता है कि उसको अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहां पर किया जा रहा है। कह रहा है कि टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट
टू वोट फॉर द पीआरए। कह रहे कि वहां के जो टीचर्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है कि आप पीआरए के लिए वोट करो, मतलब मन नहीं है लेकिन फिर भी करना है। कह रहे कि मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू द क्रिटिसाइज देम। कह रहे कि जो मीडिया है वहां की वो हमेशा क्या करता है कि जो अपोजिशन है उस अपोजिशन का कोई भी इश्यू होता है तो उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करता है और उनके किसी भी एक्टिविटी को हमेशा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कह रही है। अब यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, समटाइम्स ऐसा देखा गया कि जो पोलिंग बूथ है वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, मतलब अंतिम समय में 1 मिनट पहले, ठीक है, 1 घंटे पहले कुछ जो पोलिंग है ना उसको शिफ्ट कर दिया गया। मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर जहां पर जिस जहाँ वोटर थे वहां पर जाकर इसको कर दिया गया। कह रहा है कि विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट, और जो लोगों को जो है ना वो वोटिंग देने, जो कास्ट करने से, वोट जो कास्ट करता है डालता है वो डिफिकल्ट बना देता है। तो ये सब देखिए कैसे खेल चल रहा है यहाँ पर। अब कह रहा था पीआरए स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर हिज कैंडिडेट। जो पीआरए है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है आपका वहां मैक्सिको का, वो काफी बड़ी अमाउंट खर्च करती है अपने कैंडिडेट पर। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब एबव एज एग्जांपल्स ऑफ द पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या ये जो 2 इलेक्शन आप देखे हैं चाइना और मैक्सिको का, क्या ये जेन्युइनली सही है कि लोगों को इलेक्ट करने का, कि आप यहाँ पर माल प्रैक्टिस करवा रहे हैं या फिर ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव द एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग द रूलर्स, रीडिंग दिस एग्जांपल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। ठीक है ना, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है कि ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ये तरीका सही है तो बोलता है गलत है। अब कह रहा है देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब चाइना की बात कर रहा है कि चाइना में क्या होता है, द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। कह रहे हैं देखिए चाइना में जो है ना लोगों को इलेक्शन जो है एक फ्री चॉइस, ठीक है, सीरियस चॉइस यहाँ पर देता नहीं है कि आपके पास आजादी है कुछ कर सको। दे हैव टू चॉइस द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव राइट। अब कह रहा है कि ये चॉइस ही देता है, ऑप्शन ही देता है कि आप इसी को चुनना है। तो फिर जनता का क्या लगे कि जनता किसको चुनना चाहता है। अब मान लेते हैं कि पावर जिसके हाथ में, 2 लोगों को बैठा दिया, ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से कोई चुनना है। तो ये प्रॉब्लम है चाइना में। कह रहा है कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, क्या हम इसको चॉइस कर सकते हैं? वेरी ऑब्वियस है, आप लोग भी कहेंगे कि नहीं कर सकते हैं। अब 2 लोगों को दे दिया, इसी दोनों में से करना है, मेरा मन है तीसरे का, तो ये चॉइस नहीं है। तो कह रहा है, अब देखिए ये तो चाइना की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर नहीं है कि चॉइस तो है नहीं, अब दे दिया इसी को चुनना है। अब कह रहा है कि इन द मैक्सिकन एग्जांपल्स, जब आप मैक्सिको की बात करेंगे यहाँ पर, कह रहा है कि पीपल सीम्स टू रियली हैव अ चॉइस बट इन द प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, देयर वाज नो वे टू रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन द पीपल वाज अगेंस्ट इट, देयर आर नॉट फेयर इलेक्शन। अब जब मैक्सिको की बात कर रहा है तो आपने डिटेल से देखा कि मैक्सिको में किस तरह की चीजें चल रही है। तो यहाँ पर भी ये सही बात नहीं है कि आप यहाँ पर तो चॉइस है, आप दे तो रहे हैं, बट वहां पर कई सारी कंस्टेंट्स है, कई सारी बाधाएं हैं जिसके वजह से लोग चुन नहीं पाएंगे। ठीक है, और कभी आप गवर्नमेंट में आ नहीं पाएंगे दूसरे लोग। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए ये दीज आर नॉट, अब ये सही इलेक्शन नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। कह रहा है कि वी कैन दस एड अ सेकंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए यहाँ पर इन सब एग्जाम्पल को देखने के बाद एक सेकंड जो फीचर है वो क्या है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब कह रहा है कि डेमोक्रेसी का एक और खासियत है कि डेमोक्रेसी वो होता है जहां पर एक फेयर, फ्री और फेयर इलेक्शन हो और जो आपका रूलिंग पार्टी है, जो पावर में है पार्टी, उसको भी हारने की सेम संभावना हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रूलिंग पार्टी किसी भी सरकारी तंत्र का, जो गवर्नमेंटल ऑफिसर है, उनका इस्तेमाल नहीं करे, पैसा का इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि ज्यादा पैसा होता है, उनके पास पावर होता है, तो उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जब इंडिया में इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी जिस समय चुनाव होना होता है उस समय जितनी सारी पावर होती है सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में चली जाती है। और चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसके फॉर्मेशन का यही उद्देश्य रहा है इंडिया में, और इसीलिए आज बहुत हद तक हम लोग फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है यहाँ पर करवा पाते हैं इंडिया में, ताकि सरकार भी हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। तो आप समझे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर डेमोक्रेसी का। अब कह रहा है कि वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। चैप्टर 3 में हम लोग और ज्यादा यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि क्या क्या है। ठीक है, ये आगे देखते हैं यहाँ पर फिर आगे क्या लिखा है। ठीक है, ये एक कार्टून है, कार्टून पे अलग से एक बार डिस्कस करेंगे। और पढ़ते हैं 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू, मतलब एक पर्सन का 1 वोट और 1 वैल्यू होगा। मतलब एक पर्सन है उसको 1 वोट का अधिकार है और उसके वोट का सेम वैल्यू होगा। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे
चाहे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसके वेट का भी एक ही वैल्यू होगा। तो ये चीज अब कह रहे थे कि अर्लियर वी रीड अबाउट द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, कि सबको आपको मत का प्रयोग करने का इक्वल राइट यहाँ पर हमारे इंडिया में मिला हुआ है। तो देखो दिस प्रिंसिपल हैज नॉट कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सार्वभौमिक, ठीक है, वयस्क मताधिकार का, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ये आपको दुनिया के सभी कंट्री में इस तरह का हो रहा है। कह रहे कि येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। यहाँ पर कई सारे देखिए प्रोविजन है कि जो इक्वल राइट होना चाहिए आपका वोट का, ठीक है, और मतलब कई सारे जो इसका जो है ये कहीं कहीं बहुत सारे ऐसी चीजें जहां पर नहीं भी लागू हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देख रहे हैं अंटिल 2015 तक क्या हुआ कि सऊदी अरब का जो वुमेन है वो वोट नहीं कर सकती थी, ठीक है, उनके पास राइट नहीं था कि महिला वोट करे। फिर यहाँ पर देखिए एस्टोनिया और जो ये कंट्री है जो क्या किया था, एक सिटीजनशिप रूल, इस तरह का रूल था कि वहां पर रशियन जो माइनॉरिटी था, ठीक है ना, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। यहाँ पर जो रशियन माइनॉरिटी है एस्टोनिया, उसमें जो है उसको जो है वोटिंग करने का में काफी डिफिकल्टी महसूस हो रही थी, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। फिर यह है कि इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन, ठीक है, वहां पर दो तरह के थे आपका, ठीक है, इंडिजियस फिजी थे और इंडियन फिजियन थे वहां पर। तो कह रहा है कि इसके वोट का ज्यादा वैल्यू था इसके तुलना में, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं हुआ ना कि एक वोट एक का, तो ये चीज यहाँ पर है, ये गलत हो जाती है, ठीक है, ये सिस्टम में डेमोक्रेटिक कंट्री में गलत है। यहाँ पर सभी लोग बराबर है और सभी के वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि वोट ही यहाँ पर ओवरऑल वो चीजें हैं जो सरकार बनाएगी और उसी के द्वारा इलेक्टेड जो लोग हैं डेमोक्रेसी में वो ऊपर तक जाएंगे। अब कह रहा है कि देखिए डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि एक जो अदर फीचर ऐड होता है तीसरा, कह रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है, और सभी का एक ही वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी के वोट का वैल्यू ज्यादा है और किसी के वोट का कम है। ज्यादा हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिर चैप्टर नंबर 3 में, मतलब ये चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 से आपको लिंक्ड है, आगे देखने को मिलेगा। ये आपका तीसरा जो है ये फीचर्स था आपका, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर कार्टून, तो यहाँ पर बहुत इस चैप्टर का एक अलग से कार्टून बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कह रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है और जो राइट है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर समरी डेफिनेशन है कुछ इस टाइप से, ठीक है, चलेगा। अभी ये हम बोल सकते हैं कि 2-3 क्लास और ये चलेगा कम से कम। यहाँ पर ये चीज आप देख लिए, 1 पर्सन वोट 1 वैल्यू देख लिए। यहाँ पर ये एनसीईआरटी है, आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी को, या फिर बुक भी आप रख सकते हैं यहाँ पर, जो काफी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर थोड़ा आज भी लंबा हो गया, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। अगला जो एक फीचर बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाकी चीजें हम यहाँ पर देखते रहेंगे। आप लोग अपने बुक को जरूर रीडिंग दिया कीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, बस एक बार है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो एक अच्छे स्पोक्स पर्सन आप बन सकते हैं और या आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन हो सकता है डेमोक्रेसी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।